हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 5th अगस्त। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज 1 पे आपने रूल 267 का दे रखा होगा, तो वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। रूल 267 पूछ सकते हैं आपके लिए राज्यसभा, 3 पॉइंट्स पूछ सकते हैं। तो रूल 267 क्या है? ये राज्यसभा में लगता है या लोकसभा में लगता है? तो ये लगता है राज्यसभा में। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस करनी होती है, तो नॉर्मल डे का बिजनेस उसमें सस्पेंड किया जाता है। ये चेयरमैन के ऊपर होता है कि वो रूल 267 को अपनाए या ना अपनाए, ये भी बात याद रखिएगा। तो कौन नोटिस इशू कर सकता है अंडर रूल 267? या देखिए, कोई भी मेंबर राज्यसभा का इशू कर सकता है नोटिस टू द चेयरपर्सन कि भैया मुझे इस सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। तो आप अंडर रूल 267 वो नोटिस इशू कर सकता है, और वो चेयरमैन के ऊपर होता है वो उसको माने या ना माने। सेकंड इसमें आता है कि ऐसा कोई प्रोविजन लोकसभा में भी है। हाँ, लोकसभा में भी है। लोकसभा में उसको कहते हैं एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, कि अगर कोई डिमांड करनी हो अपने डिस्कशन ऑन अनलिस्टेड मैटर जो उनको इंपॉर्टेंट लगता है, बट उसमें क्या होता है, डिस्कशन की वजह से जो नॉर्मल बिजनेस होता है उस दिन का, वो सस्पेंड हो जाता है। तीसरा पॉइंट हो सकता आ सकता है कि रूल 267 इन्वोक कब से नहीं हुआ, कब से हुआ है। तो मैं अभी देख रहा था काफ़ी स्टडी करने के बाद, कहीं पे 2016 लिखा है कि लास्ट जो इन्वोक हुआ था 2016 में हुआ था, जब डीमोनेटाइजेशन के ऊपर डिस्कशन करनी थी, उसके बाद से नहीं हुआ है। बट आई एम नॉट श्योर, और किसी भी साइट पे भी श्योरेंस नहीं थी। मैंने राज्यसभा का भी पूरा ऑफिशियल खोल के देखा था। तो वो आ सकता है या नहीं आ सकता, अगर कहीं भी हम आएगा तो हम डिस्कस करेंगे उसको। एक पेज उन पे रवि दहिया जी के बारे में था, बहुत ही अच्छा इन्होंने कल खेला है, मैंने पूरा मैच देखा था इनका। व्हाट अ रेसलर ही इज, और बहुत ही बढ़िया मैच खेला है। तो इसको थोड़ा-सा बना लीजिएगा, रवि दहिया रेसलिंग। कम से कम सिल्वर, गोल्ड तो पक्का है, हम तो उम्मीद यही कर रहे हैं गोल्ड की, बट सिल्वर हो सकता है। अगर इन केस 1% चांस अगर हार भी जाते हैं तब भी सिल्वर तो आएगा आएगा। तो विल बिकम सेकंड, मतलब अगर जो सिल्वर लाने वाले हैं सुशील कुमार के बाद। अच्छा, उसमें पेज 1 पे था, ये एक इसको ना फॉर्डर में लिखिएगा पेज 1 पे, जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। उन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ कर लिया है फ्रॉम हियरिंग ए पिटीशन कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में जो चल रहा है शेयर ऑफ वाटर के बारे में। तो उन्होंने कहा कि मैं बिलॉन्ग करता हूँ दोनों स्टेट्स को, तो मैं नहीं इसमें वो करूँगा हेडिंग। तो उन्होंने किसी और बेंच को दिया। इसको ना आप एज़ अ फॉर्डर लिख लीजिए, कहीं भी आपको इंटरव्यू में आपको पूछ सकते हैं कि जुडिशरी के बारे में, तो आप ये पॉइंट बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कहीं भी आपका मन चाहे। जब भी आप सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी के बारे में लिख रहे होंगे, तो इट इट एक्ट्स एज अ फॉर्डर। ठीक है। उस वक्त पेज और 1 और 2 पे देखो, आपने देखा होगा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज। देखिए, ये हमने ना 20th अप्रैल, उससे पहले मार्च में भी डिस्कस किया था, बट 20th अप्रैल की डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, क्योंकि ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जिन्होंने उस टाइम का नहीं सुना हो, तो 20th अप्रैल का एनालिसिस सुन लीजिएगा। फॉरवर्ड कर करके जब आपको ये दिखेगा ना, पूरा का पूरा पेज ही कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का है, जैसे ये पेजेस आते हैं मेरे। तो उसमें पूरा का पूरा पेज आएगा, फॉरवर्ड करके आप पहुंच सकते हैं, कहाँ पे भी आपको दिखेगा। तो आपको मेरे ख्याल से हार्डली 1 मिनट लगेगा। सुनिएगा ज़रूर और लिखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको भी पास कर दिया। उसमें एक क्लॉज था कि वो पेनलाइज करेंगे फार्मर्स को जो स्टबल फार्मिंग करते हैं, मतलब पराली जलाते हैं। तो वो रिमूव कर दिया गया। आपको पता है वैसे ही फार्मर्स के साथ एजिटेशन इतना ज़्यादा चल रहा है। तो और वैसे भी हम लिखेंगे कि इट इज़ अनफेयर टू फाइंड फार्मर्स, जब तक हम उनको एक वायबल ऑल्टरनेटिव ना दें। फार्मर्स क्यों करते हैं स्टबल बर्न? क्योंकि एक तो क्या है, दूसरे मेथड्स क्या एक्सपेंसिव है, और उनके पास बहुत कम टाइम होता है बिफोर द नेक्स्ट सोइंग सीजन। ठीक है। उसके बाद इसके हम सॉल्यूशंस बता सकते हैं कि 3 मेन सॉल्यूशंस है। एक तो इन सिटू ट्रीटमेंट है। इन सिटू में क्या होता है कि हम अभी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। एक एक्स सिटू ट्रीटमेंट है और एक है चेंजिंग क्रॉपिंग पैटर्न। देखिए, जो थर्ड वाला है वो तो फंडामेंटल सॉल्यूशन है और मगर डीपर है। फॉर इन सिटू मैनेजमेंट की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है इक्विपमेंट्स देता है, इक्विपमेंट्स देगा फार्मर को, ताकि वो जो स्टबल है वापस से उस सॉइल में मिक्स कर दें उसको। ठीक है, जलाने की बजाय जो स्टबल रह जाता है, पराली रह जाती है, उसको वापस से खेतों में मिक्स कर दें। ठीक है, ताकि उनको जलाना ना पड़े। मगर क्या है कि इसमें सबको ये मशीन नहीं मिल रही है, और अगर खरीदने जाओ तो बहुत महंगी है। फिर उसके बाद आता है एक्स मैनेजमेंट। एक्स में क्या होता है कि सम कंपनीज जो है वो कलेक्ट करती हैं स्टबल फॉर देयर यूज़, बट उसमें भी बहुत इतना कारगर साबित नहीं हो रहा है वो। तो इसलिए हम उनको पेनलाइज करें बिफोर गिविंग देम ऑल्टरनेटिव, इट इज़ अनफेयर। तो इस वजह से वो क्लॉज हटा दिया गया है। बट कमीशन फॉर ए क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 20th अप्रैल का लेसन जरूर सुनेगा प्लीज। उसमें एक पेज 5 पे था, द इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर, उसको टू बी नेम्ड विक्रांत। ओवरऑल स्ट्रेंथ इसकी कहीं पे 262 लिखते हैं, कहीं पे 263 लिखते हैं। ब्रेथ है 63 मीटर्स। इट इज़ द लार्जेस्ट वेसल मेड इन इंडिया, ये नोट इंपॉर्टेंट है। और उसकी टॉप स्पीड एक्सपेक्टेड है 30 नॉट्स की।
मेन बात क्या है कि नेवी एट प्रेज़ेंट कौन-सा ऑपरेट कर रहा है, वो कर रहा है 1 एयरक्राफ्ट कैरियर ओनली, आईएनएस विक्रमादित्य। उसके बाद इम्पोर्टेंट डिस्कशन इसमें क्या आती है कि आईएनएस विराट क्या है? थोड़ा-सा ना आपको हिस्ट्री, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स जो है ना, इट बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इसको आप मेंस में नहीं कहीं आप सोच सकते कि आपको मेंस में हाँ, फॉर्डर की तरह एक्ट करेगा, बट इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बट क्या है कि आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रमादित्य क्या है, आईएनएस विक्रांत क्या है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो 11th फरवरी के आप एनालिसिस में सुन सकते हैं, हमने उसमें ये फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में भी बात की थी। तो ये ना तीनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इनको सुनिएगा, 11th फरवरी के एनालिसिस में नोट्स बनाइएगा। एक एडिटोरियल पे वेंकैया नायडू जी का, हमारे वाइस प्रेज़िडेंट का, बहुत ही अच्छा आया हुआ है। थोड़ा-सा ना इसके नोट्स बनाइएगा टेक्निकल एजुकेशन पे, ये 100% मैं कह रहा हूँ आपको मेंस में इस बार क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, पहले शुरुआत आप ऐसे लिखेंगे कि डिसीजन जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का है टू परमिट बीटेक प्रोग्राम्स इन 11 नेटिव लैंग्वेजेस इज़ अ मोमेंटस वन। बहुत अच्छी बात है, ठीक है? उसके बाद आप लिखेंगे, देखिए, मदर टंग एज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक तो वो क्या करेगी, कॉन्फिडेंस देगी स्टूडेंट्स में। किन स्टूडेंट्स में, जो पुअर हैं, जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, ट्राइबल बैकग्राउंड से आते हैं, जो बेचारे, आपको पता है कॉलेजेस में जाते हैं ना तो हिचकते हैं ये लोग कि यार वहाँ के हम सिटी वाले लोगों से बातें करेंगे तो यार वो लोग इंग्लिश बोलेंगे, हम लोग कैसे बात कर पाएँगे? या जब पढ़ाई करेंगे वो लोग तो इंग्लिश जल्दी से समझ जाएँगे और ग्रैब कर लेंगे, नॉलेज ग्रैब कर लेंगे, और हमें समझ ही नहीं आएगा, हम नॉलेज नहीं ले पाएँगे, हम फिर पीछे के पीछे रह जाएँगे। तो कहते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये मदर टंग एज़ द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर दीज़ पीपल बैकग्राउंड्स। और उसके बाद क्या है कि वो इम्पोर्टेंटली हम ये भी कहेंगे दैट, अब हम तो कहते हैं कि इवन इन एलिमेंट्री एजुकेशन द मदर टंग इज़ बीइंग प्रमोटेड। उसके बाद फिर हम थोड़े फैक्ट्स लिखेंगे। फैक्ट्स में क्या है कि सर्वे हुआ था, कंडक्टेड बाय एआईसीटीई, फरवरी में ही किया था। कहते हैं 83,000 स्टूडेंट्स का हुआ था, और 44% उन स्टूडेंट्स ने फ़ेवर किया था ऑफ स्टडिंग इंजीनियरिंग इन देयर मदर टंग। ठीक है? उसमें एक नीड बताता है कि लोगों की कि कितनी ज़्यादा नीड है फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन मदर टंग। उसके बाद हम ये दिखाएँगे कि मल्टीपल स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने प्रूव किया है कि चिल्ड्रन जो अपनी मदर टंग में सीखते हैं इन द अर्ली फॉर्मेटिव ईयर्स, दे परफॉर्म बेटर देन दोज़ टॉट इन एन एलियन लैंग्वेज। मतलब अगर आपको मदर टंग में पढ़ाया जाएगा तो उनकी जो ग्रोथ है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, वो ज़्यादा बेहतर होती है बजाय उनके जिनको इंग्लिश में या अदर एलियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। यूनेस्को जैसी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, वो भी एम्फेसिस कहती देती हैं कि भैया आप लर्निंग जो है मदर टंग में होनी चाहिए। ये सेल्फ आइडेंटिटी के लिए, सेल्फ एस्टीम के लिए और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मदर टंग में लर्निंग कराना। बट अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली कई एजुकेटर्स ऐसे हैं और हमारे आज के पेरेंट्स भी कई ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं भैया हमारे बच्चे को तो इंग्लिश में पढ़ाओ। वो हमें चाइल्ड मदर टंग नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को तो इंग्लिश आनी चाहिए। एक स्टेटस, एक सोशल स्टेटस बना दिया है ना, वो सबसे गलत चीज़ है। और मदर टंग को तो उन्होंने सेकंड या थर्ड लैंग्वेज बना दिया है स्कूल्स में, और इंग्लिश को ऐसे कर दिया कि नहीं भैया एक एलीट क्लास हो गई है। उसके बाद आप दीजिएगा, फैक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े-बड़े लोगों के नाम बड़े अच्छे लगते हैं। इसको भी आप हाइलाइट करके लिखिएगा कि जो हमारे सर सीवी रमन थे, नोबेल लॉरेट और इंडियन का एक ग्रेट फिज़िस्ट जो थे, उन्होंने भी कहा था कि हमें साइंस जो है अपनी मदर टंग में पढ़ानी चाहिए। नहीं तो एक साइंस जो है ना बड़े लोगों की बात बन जाएगी कि यार इंग्लिश में है साइंस, तो ये बड़े लोग ही पढ़ सकते हैं, बड़े लोग ही कर सकते हैं। ठीक है? ये ऐसी एक्टिविटी नहीं रह जाएगी जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकें, कि हाई क्लास की गेम रह जाएगी। इसलिए उन्होंने एम्फेसिस दिया था कि साइंस को मदर टंग में पढ़ाना चाहिए। कहते हैं ओवर द इयर्स हमने कुछ बनाने की बजाय ना, जो इतने इंस्टीट्यूट्स, इतनी यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, हमने एकेडमी बिल्ड नहीं करी, हमने रोड ब्लॉक्स बिल्ड करे हैं बेसिकली। जिसमें हमने रोका है लोगों को, अपने वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को, कि वो पढ़ाई कर सकें, वो तरक्की कर सकें। हमने अपनी लैंग्वेजेज़ को दबा के, अगर टेक्निकल और प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ पे की बात करें, तो अपनी लैंग्वेजेज़ को दबा के हमने इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ खोल के हमने अच्छा नहीं करा है। हमने अपने कई कई हज़ारों, कई लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद किया, जो बेचारे सिर्फ़ इंग्लिश मीडियम के होने की वजह से वहाँ पढ़ने नहीं जा सके। उसके बाद हम कहेंगे कि अगर हम ग्लोबली की बात करते हैं, ठीक है? इंडिया की बात नहीं करते, ग्लोबल बात करते हैं कि अमंग द G20 मोस्ट कंट्रीज़ हैव द स्टेट ऑफ आर्ट यूनिवर्सिटीज़, और जिसमें वो अपनी जो टीचिंग है, वो अपनी डोमिनेंट लैंग्वेज जो है उन वहाँ के लोगों की, उसमें टीच कर रहे हैं। थोड़े से एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जैसे साउथ कोरिया है, कहते हैं 70% ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ टीचिंग कोरियन। जापान है,
वहाँ पे जैपनीज़ पढ़ाई जाती है, चाइना में भी मैंड्रिन के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। यूरोप अगर बात करें तो फ्रांस एंड जर्मनी है, उनकी अपनी वो अपनी लैंग्वेजेस को प्रमोट करते हैं। फ्रांस में तो कहते हैं इतना वो है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल्स में है, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि फ्रेंच ओनली पॉलिसी की। तो अगर हम बात करें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की तो आयरॉनिक है इंडिया में कि हमारे ज़्यादातर प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश में पढ़ाए जा रहे हैं। आज के मतलब तौहीन है हमारे ऊपर एक ये। और साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ की बात करें तो वो और ज़्यादा बुरी हालत है क्योंकि वहाँ पे नेटिव लैंग्वेजेस में तो कोर्सेज है ही नहीं। चलो बीए, बीकॉम फिर हो रही होगी। अगर हम साइंस, इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें तो वहाँ पे तो मतलब हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें तो पढ़ाई नाम की भी नहीं है। कहते हैं हम अब फिर उसके बाद अगर थोड़ा-सा ऐसे लिखने के बाद एक बार पढ़ने पे आपको लगता है कि यार मैं ज़्यादा ही एंटी इंग्लिश हो रहा हूँ, तो फिर हम लिखेंगे कि देखिए हम ये नहीं कह रहे हैं, वन शुड लर्न एज़ मैनी लैंग्वेजेज़ एज़ पॉसिबल। बहुत अच्छी बात है अगर आप और लैंग्वेजेज़ सीखते हैं, बल्कि इंग्लिश ही क्यों, फ्रेंच भी सीखिए, जर्मन भी सीखिए, चाइनीज़ भी सीखिए, जापानीज़ भी सीखिए। बट सबसे ज़्यादा जो रिक्वायर्ड है वो है आपकी फाउंडेशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए इन योर मदर टंग। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मदर टंग वर्सेस इंग्लिश, बट हम कह रहे हैं मदर टंग प्लस इंग्लिश अप्रोच आप अपनाइए कि आपकी बट मदर टंग बहुत वो होनी चाहिए। कहते हैं फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज जो हम इनिशिएटिव लिए 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो कमेंडेबल है, बट हमें ऐसे एफर्ट्स बहुत ज़्यादा चाहिए ऑल अक्रॉस द कंट्री। इस मामले में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी ज्वाइन करना चाहिए हैंड्स, और बाइलिंगुअल कोर्सेज शुरू करने चाहिए उनको भी। इन द एंड वी मस्ट रिमेंबर दैट इफ़ वी निगलेक्ट आर लैंग्वेज, अगर हम अपनी लैंग्वेज को नकारेंगे तो याद रखिएगा हम एक नॉलेज को भी नकार रहे हैं। दूसरा, हम जो अपनी फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको कभी नहीं बता पाएंगे, उनको डिप्राइव कर रहे हैं हम कल्चरल रूट से, अपनी सोशल एंड लिंग्विस्टिक हेरिटेज से, जो हमें बरकरार रखनी चाहिए। ये आपका कंक्लूजन होगा। अभी इसमें उससे ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एडिटोरियल पे था, आपको पता होगा, एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंट्रोड्यूस किया एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल। उसमें बेसिकली क्या है कि जो भी सर्विसेज इस बिल में इंक्लूड होंगी उनमें प्रोहिबिटेड होगी स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। जो भी इस बिल के अंदर सर्विसेज मेंशन्ड होंगी उनके अंदर जो इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, यूनिट्स हैं, उसमें स्ट्राइक्स प्रोहिबिट होंगी। हमने, आपको पता होगा, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का देखा था, उसमें वो जब स्ट्राइक हुई थी वो सारा हम केस ऑलरेडी देख चुके हैं, अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं थी। बट ये बिल जो लाया गया वो उसी वजह से लाया गया क्योंकि वहाँ पे लोगों ने स्ट्राइक की थी। अगर आपके पास स्ट्राइक का आता है तो मैं आपको फॉर्डर दे रहा हूँ कि अंडर आर्टिकल 33 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट जो है बाय लॉ कैन रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, एब्रोगेट कर सकता है राइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस चार्ज्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। आर्म फोर्सेस की बात हो गई तो ये अपने आपको पता है पैरामिलिट्री या मिलिट्री वाले, और द फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर मींस पुलिस वगैरह की बात है। ये पुलिस हो गए या लोग जो भी मेंटेनेंस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए कि वो अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर सके प्रॉपरली, तो उस वजह से पार्लियामेंट जो है बाय लॉ रिस्ट्रिक्ट कर सकता है उनको स्ट्राइक पे जाना या राइट ऑफ द मेंबर्स टू गो ऑन स्ट्राइक, ताकि डिसिप्लिन उनके अंदर बना रहे। इवन द फंडामेंटल राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। जो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(4) उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर अंडर आर्टिकल 33। ठीक है, वो पार्लियामेंट को राइट दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। उसके बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया था इन दिल्ली पुलिस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कि भैया अपहेल्ड किया था कि जो आप रिस्ट्रिक्ट किया जाता है टू फॉर्म एसोसिएशन ये बिल्कुल ठीक है। वो कहेंगे कि देखिए आपका राइट है टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इज फंडामेंटल, बट रिकग्निशन ऑफ सच एसोसिएशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, उन्होंने मतलब अब सीधी सी बात है, उन्होंने अपहेल्ड किया था कि पार्लियामेंट जो है वो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर सिक्योरिटी को देखते हुए ये इम्पोज कर सकता है, कंडीशंस इम्पोज कर सकता है एंड रिस्ट्रिक्ट कर सकता है टू फॉर्म एसोसिएशन, फॉर स्ट्राइक, और ये सब के लिए पार्लियामेंट के पास पावर्स हैं और वो फंडामेंटल पावर्स हैं उनके पास, कॉन्स्टिट्यूशनल ने दे रखी है अंडर आर्टिकल 33, और उस आर्टिकल 33 को सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था। उस पर एक स्पोर्ट्स पेज पे हमने देखा है बड़ा बैड लक रहा लवलीना जी का, वो हार गई, बट शी इज़ द थर्ड बॉक्सर, इंडियन बॉक्सर की बात करी जाए तो सेकंड फीमेल हैं और थर्ड इंडियन बॉक्सर हैं जो ओलंपिक में मेडल लेके आई हैं। उससे पहले विजेंदर सिंह लेके आए थे, फिर एमसी मैरी कॉम लेके आई थी। शी इज़ द थर्ड इंडियन बॉक्सर टू क्लेम एन ओलंपिक ब्रॉन्ज इन बॉक्सिंग। ठीक है, इससे पहले भी हम लवलीना बॉगिंग का 2-3 बार बना चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आप इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।